नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2019 की द लॉन्ड्रोमैट नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी आपको फाइनेंशियल मार्केट की बारीकियां और इसमें होने वाली धोखाधड़ी से रूबरू कराएगी। ये महज एक फिल्म नहीं है, बल्कि फाइनेंस इंडस्ट्री का वो काला चेहरा है जिसने पैनामा पेपर्स का पर्दाफाश किया और कैसे अमीर लोग अपना कैश छिपाने की कोशिश करते हैं, टैक्स से कैसे बचते हैं और कैसे अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलते हैं। तो जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पर कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम पैनामा पेपर्स स्कैम में शामिल पैनामानियन लॉ फर्म मोसैक फोनसेका को देखते हैं, जो एक अवैध फर्म थी जिसे चलाते थे जुर्गन मोसैक और रोमन फोनसेका, जिन्हें हम व्यूअर्स को अपनी कहानी सुनाते हुए देखते हैं। वह दोनों बताते हैं कि कैसे उन्होंने अमीरों की पैसों की हेर फेर करने के लिए सीक्रेट अकाउंट्स और कंपनीज एस्टैब्लिश्ड की थीं। ये दोनों हमें 3 मुख्य कहानियों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे ऑफशोर फाइनेंशियल सिस्टम ने दुनिया भर में फ्रॉड, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दिया। इसी के साथ द लॉन्ड्रोमैट की पहली कहानी दिखाई जाती है, जहां ऑफशोर इंश्योरेंस स्कैम का खुलासा करते हुए एक ऐसे सिस्टम को दिखाते हैं जो विक्टिम्स के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों से बचने के लिए बनाया गया है। इसके बाद हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम है एलन मार्टिन, जो घोटाले करने वाली एक इंश्योरेंस कंपनी के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस जाती है। ये जाल इतना बड़ा था कि एलन की पूरी दुनिया ही पलट जाती है। एलन और उसके हस्बैंड की इस बार 40वीं एनिवर्सरी थी, जिसे दोनों एक साथ खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं और इस एनिवर्सरी को यादगार बनाने के लिए एक नाव में सैर करने का फैसला करते हैं। इसी फैसले पर अटल होकर दोनों एक नाव में जाकर बैठ जाते हैं जहां और भी लोग मौजूद थे। कुछ देर तक तो नाव का यह सफर बड़ा हसीन होता है, लेकिन फिर अचानक से पानी का बहाव तेज हो जाता है और ये नाव डिसबैलेंस होकर पानी की आगोश में समाने लगती है। इस एक्सीडेंट में एलन के हस्बैंड के साथ साथ 21 लोग मारे जाते हैं, जबकि एलन और कुछ लोग किस्मत से बच निकलते हैं। अपने हस्बैंड को खोने के बाद तो जैसे एलन की पूरी जिंदगी ही गम के समंदर में डूब जाती है। एलन ने एक इंश्योरेंस कराया हुआ था, इसलिए एलन शोरलाइन क्रूजेस के इंश्योरेंस कवरेज को समझने के लिए एक वकील से मिलने जाती है, जहां वकील उसे बताता है कि कंपनी के पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी जिसे बाद में किसी दूसरी कंपनी के साथ रीइंश्योर्ड कर दिया गया, जिससे लायबिलिटी और रिस्क को कम किया जा सके। लॉयर उसे यह भी बताता है कि हम 7 अंकों का एक अमाउंट सेटलमेंट के रूप में मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। इसी बीच दूसरी ओर उस डूबे हुए नाव का मालिक भी अपना इंश्योरेंस का दावा कर फाइनेंशियली हेल्प मांगता है। उन्हें लगता था कि उनका इंश्योरेंस मोनार्क इंश्योरेंस नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी के पास है, जिसे पहले ग्लोबल प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। हालांकि मोनार्क का रीइंश्योरेंस एक दूसरी यूनाइटेड नाम की एक कंपनी ने किया था। अब नाव के मालिक को बताया जाता है कि जिस समय उसकी नाव डूबी उस समय उसका कोई लीगल इंश्योरेंस नहीं था। दरअसल मोनार्क, जो अब यूनाइटेड के अंडर काम कर रहे हैं, उनका कहना था कि इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सीडेंट से पहले ही एक्सपायर्ड हो चुकी थी, जिसका मतलब है कि यूनाइटेड कंपनी अब इंश्योरेंस की जिम्मेदार नहीं है। यह पूरा सिस्टम ही इस तरह डिजाइन किया गया था ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी लायबिलिटीज से बचा जा सके। खैर, अब इसी तरह का लॉस का सामना एलन को भी करना पड़ा। उसे पता चलता है मिस्टर बॉनकैम्पर नाम के जिस शख्स ने उसे पॉलिसी बेची थी, वो सिर्फ यूनाइटेड रीइंश्योरेंस ग्रुप का नॉमिनी डायरेक्टर था। इसलिए जब एलन वहां जाती है, एक चौंका देने वाली बात का खुलासा होता है। उसे पता चलता है कि ग्लोबल प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन और मोनार्क असल में हैं ही नहीं, ये केवल फर्जी कंपनियां थी। उन्हें सिर्फ यकीन दिलाया गया था कि उनका इंश्योरेंस हुआ है, लेकिन असल में तो कभी कोई लीगल कवरेज था ही नहीं। उनके क्लेम्स को झूठा साबित करने के लिए मिस्टर बॉनकैम्पर डॉक्यूमेंट्स को पिछली तारीखों से बदल देता है, जिससे ऐसा लगे कि दुर्घटनाओं से पहले ही पॉलिसीज एक्सपायर हो गई थी, ताकि किसी भी पीड़ित फैमिली को पैसे ना देना पड़े। इतना ही नहीं, बल्कि मोनार्क का रीइंश्योरेंस करने वाली यूनाइटेड कंपनी भी सिर्फ एक धोखा ही था। यह पूरा सेटअप ही धोखाधड़ी के लिए बनाया गया था। ऐसी फर्जी कंपनियां नेविस, पनामा और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसे इलाकों में मौजूद थीं, लेकिन सिर्फ कागजातों में, क्योंकि असल में इनका कोई अस्तित्व था ही नहीं और ये रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, बल्कि उनका कोई ऑफिस, एम्प्लॉइज कुछ भी नहीं था। ये लोग एक मेल एड्रेस और लीगल डॉक्यूमेंट्स की मदद से खुद को लीगल दिखाते थे।
जबकि पूरा इंश्योरेंस स्कैम सिर्फ पैसे हड़पने के लिए बनाया गया था। और ये पैसा ह्यूस्टन से लेकर वेस्ट इंडीज, पैनामा और कुछ अज्ञात विदेशी बैंकों में पहुंच रहा था। और ये सिर्फ एक छोटा मोटा फ्रॉड नहीं, बल्कि इसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल थे। अब इस स्कैम का ट्रिगर पॉइंट था रीइंश्योरेंस, जो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाई गई एक चाल थी, जिसका इस्तेमाल हर कंपनी एक दूसरे पर इंश्योरेंस की जिम्मेदारी डालकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिटाने और अपना पीछा छुड़ाने के लिए कर रही थी। ऐसे ही ये फर्जी कंपनियां अपनी जाल में लोगों को फंसा रही थी, और जब कोई दुर्घटना होती तो ये विक्टिम्स को कुछ भी नहीं देते। नेविस और पैनामा जैसे देशों में इन फर्जी कंपनियों के मालिकों को बचाने के लिए कुछ लॉज भी बना दी गई थीं, जिनके अनुसार इन पर मुकदमा करना पॉसिबल ही नहीं था। यानी विक्टिम अपनी हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते थे। अगर कोई इनकी ये करतूत रिवील करने की कोशिश भी करता तो इन कानून की मदद से ये धोखाधड़ी के मालिक उस कंपनी को बंद करके उसकी जगह दूसरी कंपनी खोल लेते थे, और इस तरह बिना किसी नुकसान और दबाव के ये फर्जी कंपनियां बिना रुके चलती ही रहती थी। खैर, अब इस तरह एलन की इंसाफ की मांग के चलते ये खौफनाक सच बाहर आया, जिससे खुलासा हुआ कि इस धोखाधड़ी के सिस्टम को इस तरह से बनाया गया था कि सिर्फ टैक्स से बचने के लिए ही नहीं, बल्कि अमीर और पावरफुल लोगों के ब्लैक मनी को भी छिपाने के काम आ सके। अब इस सच को उजागर करने के कुछ समय बाद एलन एक शानदार सा पेंट हाउस खरीदने के बारे में सोचती है, और इसी सिलसिले में एक बड़ा सा पेंट हाउस को देखने भी जाती है। एलन ये पेंट हाउस इसलिए खरीदना चाहती थी क्योंकि यहां से वो जगह दिखती थी जहां एलन और उसका हस्बैंड मिला करते थे। लेकिन तभी एक लेडी आकर उसे बताती हैं कि ये यूनिट दोगुने दाम पर पहले से ही रशियन लोगों ने खरीद ली है, और रकम भी कैश के रूप में दे दी गई है। लेकिन ये प्रॉपर्टी उन लोगों के नाम से नहीं खरीदी गई थी, बल्कि रजिस्टर्ड नाम था न्यू सेंचुरी एंटरप्राइजेज, एक कंपनी जिसका कंट्रोल एक ट्रस्ट के पास था। यह ट्रस्ट एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है जिसे एसेट्स को सेफ रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी जो असल ओनरशिप थी उसे छुपाकर रखा गया था। इस ट्रस्ट और न्यू सेंचुरी एंटरप्राइजेस की डायरेक्टर एक लेडी थी जिसका नाम था माया बेल्त्रान। लेकिन माया का किरदार भी काफी मिस्टीरियस और चौंका देने वाला था। इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर होने के साथ साथ उसको कई लिस्टेड कंपनीज का डायरेक्टर भी बनाया गया था, जो सभी पनामा में मौजूद एक लॉ फर्म मॉसक फोंसेका में रजिस्टर्ड थी। डॉक्यूमेंट्स में माया को एक पावरफुल विमेन के तौर पर दिखाया जाता था जो 25,000 से ज्यादा कंपनियों को मैनेज करती थी, जबकि हकीकत यह थी कि माया मॉसक फोंसेका में एक मामूली सी कर्मचारी थी। बस इसका सिर्फ नाम विदेशी फर्म्स के पीछे छुपे मालिकों की पहचान छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन एक दिन माया की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है, जिसके बाद मॉसक फोंसेका उसकी जगह एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेता है। ऐसा करते ही एक झटके में 25,000 कंपनियों के डायरेक्टर बदल गए, क्योंकि यहां 25,000 फर्म्स को सिर्फ एक ही डायरेक्टर द्वारा मैनेज करना दिखाया जाता था। भले ही मिया का रोल कंपनीज में बड़ा था, लेकिन इससे ना तो कंपनीज पर कोई फर्क पड़ता है और ना ही कुछ बदलता है, क्योंकि शुरू से ही उनकी भूमिका वास्तविक नहीं थी। कंपनी के डायरेक्टर के रूप में लिस्टेड लोगों के नाम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर ही दिखाई जाते हैं, जो असल में बेनिफिशियरीज की आइडेंटिटी को छुपाने का काम करते हैं। जब एक नॉमिनी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है या फिर उसे हटा दिया जाता है तो उसकी जगह दूसरे को दे दी जाती है, जिससे फाइनेंशियल फ्रॉड, जालसाजी और लोगों को लूटने का रिवाज बिना रुके चलता ही रहे। इधर इन्वेस्टिगेशन के चलते यूनाइटेड री इंश्योरेंस ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर बॉनकैम्पर की सच्चाई सामने आ गई और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन उनके गिरफ्तार होने के बाद भी धोखाधड़ी का खेल बंद नहीं हुआ, बल्कि खुलेआम चलता रहा। मिस्टर बॉनकैम्पर के पकड़े जाने पर डॉक्यूमेंट्स पर मौजूद उनके नाम हटाकर सभी कंपनियों में नए नॉमिनी डायरेक्टर का नाम डाल दिया जाता है जिनसे वो जुड़े हुए थे। इसी तरह उनसे जुड़े किसी भी निशान को मिटाकर सीक्रेसी को लगातार बनाए रखा जाता है। अब हमें इस मूवी की दूसरी कहानी दिखाई जाती है, जो कि चार्ल्स नाम के एक अफ्रीकन बिलियनर की है, जो एक फेक इन्वेस्टमेंट कंपनी का यूज करके अपनी बेटी को ही धोखा देता है। और साथ ही चार्ल्स अपनी विशाल संपत्ति को टैक्स लेनदारों और कानूनी जांच से बचाता है, और मॉसक फोंसेका इस सब में उसको पूरी तरह से मदद करती है। अब हमें दिखाया जाता है चार्ल्स की बेटी सिमोन को, जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने वाली है। इसीलिए चार्ल्स अपनी बेटी के लिए एक ट्रस्ट बनाने का फैसला करता है। लेकिन सब कुछ
तब बदल जाता है जब सिमोन को एक चौंकाने वाली सच का पता चलता है। दरअसल चार्ल्स का सिमोन की दोस्त के साथ अफेयर चल रहा था। जब उसे इस बात का पता चलता है, सिमोन बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं। तब चार्ल्स उसे शांत कराने के लिए व्हाइट क्लाउड एंटरप्राइजेस के शेयर्स देने का वादा करता है, जिनकी कीमत करीब $20 मिलियन थी, ताकि सिमोन ये बात अपनी मां को ना बताए। चार्ल्स अपनी वाइफ से अपनी इस करतूत को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे आखिर इस बारे में पता चल ही जाता है। जब सिमोन शेयर्स पर क्लेम करती हैं, तब उसे पता चलता है कि व्हाइट क्लाउड एंटरप्राइजेस सिर्फ कागजों तक ही सीमित थी। मोसैक फोंसेका की दूसरी फर्म्स की तरह व्हाइट क्लाउड एंटरप्राइजेस भी एक शेल कंपनी से ज्यादा कुछ नहीं थी, और जिसे फाइनेंशियल फ्रॉड को छुपाने के लिए बनाया गया था। चार्ल्स को जब हेरा फेरी के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने कंपनी के अकाउंट्स को खाली कर दिया, जिससे व्हाइट क्लाउड की पहले जो वैल्यू $20 मिलियन थी, वो अब $37 रह जाती है, जिससे सिमोन के लिए व्हाइट क्लाउड में शेयर होल्डिंग सिर्फ नाम की ही रह जाती है, जिसका कोई मतलब नहीं था। व्हाइट क्लाउड एंटरप्राइजेस का जो कंट्रोल है, वो साइप्रस के जेट स्ट्रीम ट्रस्ट के पास है, जो कई कंपनियों को मैनेज करता है और इलीगल फर्म्स के जरिए एसेट्स को ट्रांसफर करने का काम करती है। सिमोन के पास अब बेकार डॉक्यूमेंट्स के अलावा और कुछ नहीं बचता। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह अमीर लोग पैसों के साथ हेरफेर करते हैं, न सिर्फ पैसों को छुपाने के लिए, बल्कि धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अपनी फैमिली तक को धोखा देने के लिए। खैर, अब हमें इस मूवी की तीसरी कहानी चाइना में दिखाई जाती है, जहां एक्सू कैलाई नाम का एक रईस औरत मेवुड नाम के आदमी को मार देती है। ये कहानी इस बात को उजागर करती है कि किस तरह चाइना के पॉलिटिकल क्लास के लोग विदेशी फर्जी कंपनियों, गुप्त बैंक खातों और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देते हैं और अपने पैसों को विदेशों में ले जाते हैं। अब हम देखते हैं मेवुड नाम के एक बंदे को, जो अमीर चाइनीज ऑफिसर्स के लिए फाइनेंशियल मिडलमैन के रूप में काम करता है और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की मदद से अमीर लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करता है। वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड कंपनी रसल प्रॉपर्टीज को सीक्रेट तरीके से पैसे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। अब मेवुड ऐसे ही पैसों के हेरफेर करने के लिए कुछ लोगों से मिलने जाता है, जिनमें हाई पोस्ट पर तैनात पॉलिटिशियन बो जिलाई की पत्नी एक्सू कैलाई से मुलाकात करता है। सू अपने हस्बैंड के साथ मिलकर काम करती हैं। दोनों पति पत्नी एक बड़े बिजनेसमैन चू मिंग के साथ एक डील करने का फैसला करते हैं। दरअसल चू मिंग चोंगचिंग में एक प्लास्टिक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहता है और इस काम के लिए अच्छी रकम देने को भी तैयार है। क्योंकि बो सिलाई एक पॉलिटिशियन था, इसीलिए उसका अच्छा दबदबा था और उसी की मदद से शू मिंग अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहता था, और इसके लिए वो बो सियाली को मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार था। लेकिन उनके बीच तनाव तब बढ़ जाता है जब मेवुड अपनी सर्विस के लिए ज्यादा पेमेंट की डिमांड करता है और साथ ही चाइनीज ऑफिसर्स के सामने उसके सीक्रेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिवील करने की भी धमकी देता है। लेकिन जू मिंग अपनी और अपने पति एक्सू कैलाई की इमेज गिरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो मेवुड के ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे मौत की नींद सुला देते हैं। और यहीं से एक बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल का आगाज हुआ। एक्सू कैलाई ने फ्रॉड करके कमाए गए पैसों को छुपाने के लिए सीक्रेट ऑफशोर नेटवर्क का यूज करने का फैसला करता है, और मेवुड उनके काले धन को छुपाने और कंपनियां एस्टैब्लिश करने में उनकी मदद करता है। मोसैक फोंसेका की मदद से उसने फाइनेंशियल सीक्रेसी की कई लेयर्स बनाई, जिससे एक्सू कैलाई और उसकी फैमिली के इलीगल पैसों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो गया। और लंबे समय तक इस फैमिली ने ब्लैक मनी से ऐश की जिंदगी जी, लेकिन जल्द ही इसका खुलासा हो गया और एक्सू कैलाई और शू मिंग को अरेस्ट कर लिया गया। ये कहानी करप्शन के अंधेरे राज को उजागर करती है कि किस तरह पॉलिटिक्स में बैठे पावरफुल लोग और विदेशी फाइनेंशियल नेटवर्क साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल ट्रेल्स और न्याय से बचने का काम करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, आखिर इस फ्रॉड की शुरुआत हुई कैसे और किसने की? दरअसल इस सब की शुरुआत अमेरिका के डेलावेयर से हुई थी। 19वीं सदी की आखिर में डेलावेयर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज के सामने एक छोटा सा शहर था, जहां 1990 में सिर्फ 1,68,493 जितनी आबादी रहती थी। ज्यादा रिसोर्सेस ना होने के कारण यह शहर मुश्किल से सरवाइव कर रहा था। इसीलिए 1999 में
डेलावेयर ने कॉरपोरेशन लॉ के रूप में एक शानदार कदम उठाया। ये कॉरपोरेट में बड़ा बदलाव था, जो था लो टैक्सेस, नो रेगुलेशन और मालिकों के लिए प्राइवेसी। कंपनियां एक शेयर होल्डर के साथ भी अपना कारोबार शुरू कर सकती थीं और रियल टैक्स देने के बजाय एक छोटा सा फ्रैंचाइज टैक्स देने से भी चल जाता था। 1913 में चांसरी कोर्ट ने इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दिया, एक फ्रेंडली कोर्ट जिसमें लोगों के साथ ज्यादा सख्ती नहीं बरती जाएगी। अब कुछ सालों बाद आया साल 2021, जब डेलावेयर में 1.6 मिलियन एक्टिव फर्म्स थी, जो डेलावेयर के 4,13,000 जितनी आबादी से भी कई गुना ज्यादा थी। वही 2020 तक तो वहां का रेवेन्यू 50% से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में नोट किया गया, जो इकोनॉमी में एक बड़ा उछाल था। डेलावेयर ने बिजनेस का इन्वेंट नहीं किया, बल्कि उसने इसे एक छुपे हुए प्रॉफिट कमाने वाली मशीन में जरूर तब्दील कर दिया। लेकिन जब डेलावेयर ऐसा कर सकता है तो स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग, हांगकांग या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स क्यों नहीं कर सकता? इस तरह डेलावेयर से शुरुआत होकर यह पैटर्न अलग अलग देशों में भी पहुंच गया। इन देशों ने अपने अलग अलग वर्जन बनाए जिससे सीक्रेसी और भी टाइट हो जाए, जबकि टैक्स सेक्शन और ज्यादा आसान हो गया। अगर आप सोच रहे हैं ये तो इल्लीगल है, तो आपको बता दूं, इसे पूरी तरह से लीगल करार दिया गया था। ये सिर्फ अलाउ नहीं किया गया, बल्कि ये अलग अलग देशों के कानून के अनुसार रीडिजाइन कर नियमों के अंदर रखा गया। लेकिन फिर धीरे धीरे टैक्स की चोरी, फंड्स की हेराफेरी के राज से पर्दे उठते चले गए और जालसाजी से भरे 11.5 मिलियन लीक डॉक्यूमेंट्स रिवील होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान किया पनामा पेपर्स ने। जब 2016 में इनकी करतूत सामने आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने बड़े पैमाने पर जब विरोध प्रदर्शन होते हुए देखा तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस जालसाजी में फंसे हुए थे। इसी तरह पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को छिपी हुई संपत्ति रखने का आरोपी बताया और व्लादिमीर पुतिन के करीबी साथियों के $2 बिलियन के इल्लीगल ट्रांजैक्शन का राज दुनिया के सामने लाया गया। इस तरह 69 देशों में 100 से ज्यादा जांच शुरू की गई। 2021 में सरकारों ने $1.3 बिलियन अनपेड टैक्सेस का खुलासा किया। लेकिन यह तो महज समुंदर की एक बूंद जितना था। सेंट्रल फर्म मोसैक फोंसेका की जांच के दौरान उनका भी काला चिट्ठा सामने आ गया और उसके फाउंडर जुर्गेन मोसैक और रोमन फोंसेका को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उन्होंने सिर्फ जेल में 3 महीने ही बिताए और ऑफिशियल तौर पर अपनी कंपनियां बंद कर दी। लेकिन इन कंपनियों से जो क्लाइंट और दूसरे लोग जुड़े हुए थे, वो पुलिस के हाथों से बच निकले। भले ही एक लॉन्ड्रोमैट बंद हो गया, लेकिन उसे बनाने वाली प्रणाली कभी बंद नहीं हुई। 2021 में द पेंडोरा पेपर्स ने खुलासा भी किया कि ये खेल अभी भी जारी है और अनुमान है कि $5.6 ट्रिलियन की विदेशी संपत्ति हर साल टैक्स मुक्त देशों में लुप्त हो जाती है, जबकि सरकार सेवाओं में कटौती करती है या हम में से बाकी लोगों पर टैक्स लगाकर अपने नुकसान की भरपाई करती है। जिससे ये सवाल उठता है कि जालसाजी का खामियाजा आखिर कौन भुगत रहा है? हम जैसे आम लोग, क्योंकि अमीर लोग तो इस गंदे काम को जारी रखकर बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।